हेलो क्लास 12 वालों। तो आप लोग कैसे हो? राइट, आशा करते कि आप लोग बहुत अच्छे हो और अपना बहुत अच्छे तरीके से जो है एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। इस बार 90 क्रॉस करना ही है मेरे दोस्त। और आप लोग के लिए जो है रोज एक ना एक आप वीडियो बना रहे हैं आप लोग के पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री से रिलेटेड, राइट। और ये आज एक नया टॉपिक चिपको मूवमेंट के बाद जो है हम लोग एक नया टॉपिक आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। राइट, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक चिपको मूवमेंट की ही तरह एक इकोलॉजिकल मूवमेंट था। पर्यावरण को बचाने की लड़ाई था, लोगों के जीवन को बचाने की लड़ाई था, जीविकोपार्जन जो आदिवासी जनजाति समूह के सामूहिक जो लोग थे उनके अधिकारों को बचाने की लड़ाई था। राइट, सो इन तमाम चीजों के लिए जो है नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो है शुरू होता है। अब बात आता है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसको शॉर्ट फॉर्म में NBA नर्मदा बचाओ आंदोलन भी कहा जाता है। अब बात आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब होता है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1985 ईस्वी में क्या होता है। हालांकि ये कहाँ पे होता है नर्मदा बचाओ आंदोलन? बेसिकली क्या होता है कि नर्मदा नदी है, जिस नदी के ऊपर जो है बांध बनाने का यानी डैम कंस्ट्रक्शंस के विरोध में वहां के आदिवासी किसान और महिलाओं के द्वारा किया गया एक आंदोलन था, एक प्रोटेस्ट था, जो पूरे तरीके से जो है अहिंसात्मक और पूरे तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से जो है वहां के आदिवासी और महिलाओं के द्वारा जो है डैम को बनाने से रोकने के लिए और जंगल को बचाने के लिए, राइट, ये प्रोटेस्ट और ये मूवमेंट जो है चलाया गया था। इसलिए इसको जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आता है कि नर्मदा बचाओ क्या है। नर्मदा बेसिकली क्या है? एक रिवर है। नर्मदा बेसिकली क्या है कि एक वेस्ट इंडिया का जो है एक रिवर है। उसी रिवर पे जो है बहुत बड़े कुछ मेजर और कुछ माइनर, मतलब कुछ छोटे और कुछ बड़े जो है बांध यानी डैम बनाने का जो है बात किया जाता है। और इस डैम बनाने का कंस्ट्रक्शन जो है नर्मदा नदी के ऊपर जो है स्टार्ट किया जाता है। जब वहां के लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि नर्मदा नदी के ऊपर जो है बांध बनाया जा रहा है और जिससे कि उनके जीवन में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला है कि डैम बनाने से जो है इकोलॉजिकल यानी इन्वायरमेंट और जितने भी फॉरेस्ट और जितने भी वहां पे इकोलॉजी है उसका क्या होगा, नुकसान होगा। और साथ ही साथ उस जगह पे उसके आसपास रहने वाले नर्मदा नदी के तट के आसपास रहने वाले जो गांव हैं, जो ज्यादातर आदिवासी जो समूह रहते हैं, उन लोगों का जो है जीवन खतरे में आ गया। यानी जब डैम बनाया जाएगा तो उनको जो है वहां से हटना पड़ेगा और मजबूरन हटना पड़ेगा, यानी फोर्सफुल्ली जो है उनको अपना जगह, अपना पूर्वजों का जगह, अपना मातृभूमि, राइट, जिस जगह पे पैदा हुए, जिनके पूर्वज पैदा हुए, उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना पड़ेगा, दर दर भटकना पड़ेगा। और मतलब जीवन के ऊपर ही जो है एक बहुत बड़ा क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि भैया जीवन कैसे जिएंगे, वहां के जो आम लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर जीवन जिएंगे। तो इन तमाम तरीके का लोगों का जो है प्रोटेस्ट सामने आने लगता है। और जो डैम कंस्ट्रक्शन है, राइट, इसके विरोध में क्या करते हैं, उस जगह के सारे जितने भी महिलाएं हैं और किसान हैं वो मिलकर जो है लोकल पीपल क्या करते हैं कि डैम्स बनाने से रोकते हैं और पीसफुल्ली और नॉन वायलेंट तरीके से जो है रेसिस्टेंस करते हैं, यानी अपना विरोध जताते हैं। जब ये क्या होता है, बात आगे बढ़ता है, तो ये बात जो है एक बहुत मेन लीडर यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मेन लीडर है वो मेन लीडर होती है मेधा पाटकर। कौन है? मेधा पाटकर। मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन को लीड करती है, राइट। साथ ही साथ इनके साथ साथ एक और भी सोशल एक्टिविस्ट है जिनका नाम था बाबा आमटे। क्या नाम था? बाबा आमटे। ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट थे जो इस नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो है आम किसान, आम जो आदिवासी है उनका समर्थन कर रहे थे। और वो और डैम बनाने से जो है परमिशन यानी डैम बनाने से रोकने के लिए किया गया एक तरीके का आंदोलन है, यानी डैम कंस्ट्रक्शन के खिलाफ, राइट। आम आदिवासी, आम महिलाओं और किसानों के द्वारा नर्मदा नदी पे बनाए जा रहे हैं जो डैम है उसको नहीं बनाने देने के लिए किया गया एक आंदोलन था। अब बात यहाँ पे आता है कि किसानों ने और महिलाओं ने यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट करते हैं।
देखो, नर्मदा नदी पे जब डैम बनाया जाता है तो नर्मदा नदी के आसपास जो है ये तमाम आदिवासी ग्रुप जो है रहा करते थे। और ये नर्मदा नदी पे डैम बनाने का मूल मकसद क्या था? डैम इसलिए बनाया जाता था ताकि क्या हो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, ये नर्मदा नदी से, ये जो नर्मदा नदी पे जो डैम बनाया जा रहा था, इसका किसको किसको फायदा होता है? इसका सीधा फायदा गुजरात को होता है, इसका सीधा फायदा महाराष्ट्र को होता है, और इसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश को होता है। ये तीन स्टेट को जो है इस डैम से क्या होने वाला था, क्या क्या मिलने वाला था? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाला था, यानी डैम नर्मदा नदी पे जब लगाया जाएगा तो उससे क्या किया जाएगा, भारी पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो है शहरों को क्या किया जाएगा और उन तमाम स्टेट को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, जिससे हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंडस्ट्री को क्या कर सके, बेहतर कर सके। अब इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी था, इसलिए डैम्स बनाया जा रहा था। दूसरा कारण था डैम्स का कि डैम्स इसलिए बनाया जाता था कि जो सूखा का प्रॉब्लम चल रहा था, राइट, जो सूखा का प्रॉब्लम चल रहा था, ड्रॉट का प्रॉब्लम चल रहा था गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन तमाम जगहों में, राइट, खेती नहीं हो पा रहा था क्योंकि पानी नहीं पड़ रहा था। तो कहा गया कि भैया पानी नहीं पड़ेगा तो खेती नहीं होगा, इसके लिए तो हम लोग बैठे नहीं रह सकते, इसके लिए पानी का हम लोग को आर्टिफिशियल तरीके से क्या करना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या किया जाता है, डैम्स बनाया जाता है, ताकि ये जो डैम्स बनेगा ये नहर के थ्रू क्या करेगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों को जो है इरिगेशन के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से क्या होगा, उनके खेतों को पानी मिलेगा। और साथ ही साथ क्या होता है, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, यानी साफ पानी मिलेगा पीने के लिए। यहाँ पे पानी की काफी ज्यादा क्राइसिस थे, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है डैम बनाया जाए। डैम बनाने का पीछे एक और कारण था कि फ्लड, ये जो फ्लड बार बार आ रहा है उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। नदी के ऊपर अगर बांध बना दे और उसका पानी सब क्या करे, इकट्ठा कर ले, तो नदी का जो फ्लो है वो काफी कम हो जाता है, जिससे कि तटीय इलाका जो है वो डूबेगा नहीं, या बाढ़ से किसी भी तरीके का जन धन माल की क्षति नहीं होगा। इन्हीं सब चीज के लिए जो है डैम यहाँ पे नर्मदा नदी पे बनाया जाना स्टार्ट हुआ। इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, राइट, नर्मदा मल्टीपल वैली प्रोजेक्ट। यानी बहुत तरीके का यहाँ पे डैम्स बनाया जाता था। कुछ छोटे डैम्स बनाने का बात कहा गया था, कुछ बड़े डैम्स बनाने का बात कहा गया था। टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 300 से ज्यादा डैम्स बनाने का यहाँ पे बात किया जाएगा, ताकि इस पूरे वेस्ट इंडिया को और इस तमाम जितने भी जो स्टेट है, जो सूखा का मार सह रहे हैं, जिनके स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और साथ ही साथ जो है पीने का साफ पानी नहीं है, इन तमाम स्टेट को जो है ये सारा कुछ मुहैया करवाया जा सके, ताकि देश को हम अर्बनाइज्ड बना सके, शहरीकरण बना सके, और इसके साथ ही साथ जो है देश की इकोनॉमी को भी क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। लेकिन ठीक है, आप डैम्स बनाओ, डैम्स जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ रहा था कि अब बात आया कि डैम्स बन रहा था तो इतना सारा अच्छा काम हो रहा था, लेकिन यहाँ के लोग जो है नर्मदा नदी के आसपास रहने वाले जो ट्राइबल्स थे, खास तौर पे ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है या नर्मदा नदी पर जो डैम लगाया जा रहा था, इसको रोकने के लिए और इसके विरोध में जो आंदोलन चलाया गया, वो ज्यादातर जो है ट्राइबल आदिवासी महिलाओं के द्वारा और किसानों के द्वारा ही जो है बेसिकली ये आंदोलन चलाया गया। डैम्स को बनाने से रोकने के लिए जो है ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी तरीके का हिंसक आंदोलन होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बड़ा ही पीसफुल मूवमेंट था, जहां पे क्या क्या मेथड ये लोग अपनाए थे, किसान और आदिवासी महिलाएं ये क्या करते थे कि शांतिपूर्वक नॉन वायलेंट तरीके से क्या करते थे, अपना विरोध प्रदर्शन करते थे। यानी डैम को बनाने से रोकने के लिए जो है वो अलग अलग तरीके से क्या करते थे, अहिंसात्मक तरीके से जो है उनको कमजोर करना चाहते थे और अपने दुखों और अपने बातों को जो है उनको समझाना चाहते थे। वो अलग अलग तरीका था, जैसे कि वो फास्टिंग करते थे, राइट, उपवास पे रहने लगे, भूख हड़ताल कर दिए, साथ ही साथ हंगर स्ट्राइक कर दिए, राइट, खाना नहीं खाएंगे, राइट, ये तमाम चीज है, क्योंकि उनका कहना था कि ये नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी है तो हम लोग का जीवन जो है यानी आदिवासियों का जीवन जो है चल रहा है। अगर नर्मदा नदी के ऊपर डैम बन जाए तो हम लोग को तो ये इलाका खाली करना पड़ेगा, और ये इलाका खाली करना पड़ गया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कैसे जिएंगे, हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ
लाइवलीहुड है वो जंगल और नर्मदा नदी के जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसी के ऊपर टिका हुआ है। अगर हम यहां से अगर हट जाए तो फिर हम और क्या करेंगे, और हम अपना जीवन को जीने के लिए और हमारे पास क्या ही सोर्स रह जाएगा, है ना। हम अपने पूर्वजों का जमीन जागीर नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा भी जो है नर्मदा नदी के ऊपर अगर डैम बना तो लाखों लोगों का जीवन जो है, लाखों लोगों को उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता, यानी कि अपने ही घर को जो है अपने घर से ही बेघर होना पड़ता एक डेवलपमेंट के लिए, एक नया प्रोजेक्ट के लिए जो है लाखों लोगों के जीवन को कुर्बान करना। क्या ये सही डेवलपमेंट है? क्या डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कुछ लोगों का सेक्रीफाइस? डेवलपमेंट में ये नहीं देखा जाता है कि ठीक है आप लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर उस डेवलपमेंट से और विकास से अगर लोगों के जीवन ही खतरे में चला जा रहा है तो क्या वैसा डेवलपमेंट जायज है? क्या वैसा डेवलपमेंट फेयर डेवलपमेंट है? इन तमाम चीज को लेकर किसानों ने क्या किया? विरोध जताया। किसानों का सबसे पहले कहना था कि भैया यहाँ पे डैम्स बनने से जो है इन्वायरमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी बहुत बड़े पैमाने पे क्या होगा, यहाँ का जो डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का बहुत बड़े पैमाने पे क्या होगा? नुकसान होगा। जब बड़ा बड़ा मशीन आएगा तो जंगल को काटा जाएगा, फिर वहां पे सारा लगाया जाएगा, तो जिसके कारण क्या होता है कई एकड़ का जमीन जो है वो सॉइल इरोशन हो जाएगा, यानी जमीन जो है मिट्टी अपरदन हो जाएगा, मिट्टी जो है क्या हो जाएगा? कटाव होने लगेगा, जिससे जो है जितने भी वनस्पति है उनका भी क्या होगा? नुकसान होगा। यहाँ पे ये भी कहा गया था कि अगर ये नर्मदा, इसीलिए ये लोग विरोध करते थे। एक पहला कारण था कि डिस्ट्रक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, अगर डैम बना तो बहुत बड़े पैमाने पे क्या होगा? जंगलों की कटाई होगी। इस जंगल की कटाई को नहीं चाहते थे और जंगल को नहीं काटने देना चाहते थे, क्योंकि उनसे ही उनका घर, उनसे ही उनका जीवन क्या होता था? चलता था। उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइफ ही था वो नेचुरल रिसोर्सेस और इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट को जो है ये नुकसान होते हुए नहीं देख सकते। दूसरा क्या था कि उस इन्वायरमेंट से जो है इनका जुड़ा हुआ था लाइवलीहुड, अगर वो चला गया तो फिर किस तरीके से इनका जीवन निर्वाह होगा, ये जीवन किस तरीके से जिएंगे, अब इनके पास क्या सोर्स बच जाएगा अपने जीवन को जीने के लिए। तीसरा बात है लाइवलीहुड के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जैसे ही डैम बनाया जाएगा तो सरकार के द्वारा कह दिया गया था कि फोर्सफुल्ली इस जगह के रहने वाले जितने भी लोग हैं इस जगह को छोड़ दें। अब बात यहाँ पे है कि जो गरीब आदिवासी महिलाएं और किसान हैं वो अपने पूर्वजों का घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? क्या उनके लिए बंदोबस्त किया जाएगा? बंदोबस्त भी नहीं बात किया गया। अब वो कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे, राइट, क्या करेंगे, कैसे पेट को पालेंगे? भाई जीने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। और कहाँ पे कोई व्यक्ति अगर कहीं पे काम कर रहा है एक जगह पे जहां पे एक व्यक्ति रहता है वहां पे जीने का साधन भी खोज लेता है, लेकिन अगर उनको फोर्सफुली वहां से भगाया जा रहा है तो फिर वो कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा बात है कि अगर उनको उनकी जगह से हटाया जा रहा है तो दूसरा विकल्प उनके पास नहीं है अपने जीवन को जीने के लिए, क्योंकि उनके पास दूसरा सोर्स नहीं बचेगा। वहां से हटना मतलब जो जीवन का सोर्स था वो भी क्या होता है? उसको खो देना। तो एक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़े पैमाने पे देखा जाने लगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ जो है इस एरिया के बहुत सारा जो है बेसिकली क्या होगा, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स हैं, राइट, जब जंगल कटाई होगा तो बहुत सारे एनिमल्स भी क्या हो जाएंगे? बेघर हो जाएंगे। बहुत सारे प्लांट्स यानी बायोडाइवर्सिटी का भी बहुत ज्यादा क्या होगा? नुकसान होगा। लेकिन ये सब कुछ नुकसान हमारा सरकार जो है करने के लिए तैयार था। किसके लिए? ताकि इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर सके डैम्स बना के, हाँ, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर सके, जिससे पैसा कमा सकते हैं। इरिगेशन, सिंचाई करने के लिए, खेतों को पानी दे सके, इसके लिए बनाया जा रहा था। ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए साफ पानी दिया जा सके लोगों के लिए, इसके लिए, और फ्लड को रोकने के लिए ये डैम्स बनाया जा रहा था। बात आता है कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं। लोग 3-4 तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, गांव घेरों का बात करते हैं, राइट, गांव घेरों का बात करते हैं, जंगल घेरों का बात करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, इसके साथ ही साथ जो है फास्टिंग करते, उपवास करते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है। बाद में क्या करते हैं लोग? ये सारा तो तरीका अपनाते ही हैं, बाद में क्या करते हैं? ये
पीआईएल भी फाइल कर देते हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, पीआईएल भी फाइल कर देते हैं डैम कंस्ट्रक्शन को लेके, कि डैम कंस्ट्रक्शन जो है हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, हमारे जितने भी सामूहिक हित है, हमारे लोगों के जीवन को जो है खत्म कर देगा। अगर यहाँ पे डैम बन गया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कैसे अपने जीवन को जिएंगे, राइट। एक बहुत बड़ा सर्वाइवल का जो है यहाँ पे सवाल आ जाता है। अब इसी को लेकर जो है ये कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं, एक तो यहाँ पे पीसफुल मूवमेंट लड़ते हैं, साथ ही साथ ये कानून का भी हेल्प लेते हैं और पीआईएल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि जब तक पीआईएल का जवाब 2000 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, देता है, तब तक क्या होता है, तब तक क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चालू रह जाता है, कंस्ट्रक्शन बंद नहीं होता है। हालांकि मेधा पाटिकर और बाबा कामटे बहुत बड़ा नेतृत्व दिए थे इस नर्मदा बचाओ आंदोलन को, जहां पे आम इंडिजीनियस जो कम्युनिटी है उनके हितों को जो है ये पूरे देश भर में जो है ये पॉपुलर किए थे कि भैया किसान, महिलाएं और जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनका भी हित को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे पहला बार बताया गया कि विकास किस तरीके से, डेवलपमेंट जो है केवल पॉजिटिव साइडेड नहीं है, केवल बेनिफिटेड नहीं है, बल्कि इसका डिसएडवांटेज भी होता है उन लोगों के साथ जो गरीब होते हैं, उन लोगों के साथ जो उस जगह पे रहते हैं, उनको उस जगह से जहां जहां पे वो हमेशा से रहते हैं उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है, राइट। बट बाद में क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है तो लड़ाई चलता है काफी दिन तक, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी भी तरह जंगल का, वन का नुकसान ना करते हुए आप डैम क्या कर सकते हो, वहां पे बैठा सकते हो। दूसरा यहाँ पे बात किया गया है कि जो उस एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो वर्षों से रहते हैं, उनको डिस्प्लेसमेंट करने के बावजूद भी अगर वहां पे आप उनको क्या कर रहे हो कि उनको वहां पे हटने के लिए कह रहे हो, तो उनको क्या करना पड़ेगा, रिहैबिलिटेशन देना पड़ेगा। रिहैबिलिटेशन देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको क्या देना पड़ेगा, रिहैबिलिटेशन देना पड़ेगा और रीसेटलमेंट करना पड़ेगा। मतलब जहां से आप भगा रहे हो तो कहीं पे उनको क्या करना पड़ेगा, आवास देना पड़ेगा, रहने के लिए घर देना पड़ेगा, राइट। रोज मर्यादा का जो बेसिक नीड है उसके लिए जो है आपको बंदोबस्त करना पड़ता है, उसको रोजगार देना पड़ेगा, रोजगार सृजन करना पड़ेगा। यानी खाली उनको भगा देने से नहीं होगा, राइट। उनको क्या करना पड़ेगा, एक आवास देना पड़ेगा, रीसेटल करना पड़ेगा कहीं पे, और रीसेटल के साथ साथ जो है उनको सोर्स ऑफ इनकम भी देना पड़ेगा, ताकि वे अपने अपना जीवन जो है कहीं दूसरे जगह जाकर क्या कर सके, जी सके। इसके अलावा भी कहा गया है कि इन्वायरमेंट को जो है इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, जो प्राकृतिक इकोलॉजिकल रिसोर्सेस है, उसका नुकसान ना हो, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तमाम बात क्या होता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में होता है, जहाँ पे हम ये लोग ये सब देखते हैं कि किस तरीके से जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो जंगल को लेके, पेड़ को लेके, पेड़ पौधा वनस्पति को लेके, जितने भी नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं उसको लेकर कितने ज़्यादा अवेयर्ड हैं, उसको बचाने के लिए कितना ज़्यादा तत्पर हैं। और इस तरीके से देखा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किया जाता है। हालांकि डैम बनता है, जिस डैम को कहते हैं सरदार सरोवर डैम, जो भारत का सबसे बड़ा डैम बनाया जाता है गुजरात, ताकि इन तीनों स्टेट को जो है बेसिक जो फैसिलिटी देने का बात किया गया था उसको दिया जाए और देश को जो है आगे भी बढ़ाया जाए, तरक्की भी किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है, उस जगह पे रहने वाले जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, जो अफेक्टेड हुए हैं इस डैम्स बनाने से, उनको क्या करना पड़ेगा, रिलीफ देना पड़ेगा और रिहैबिलिटेशन देना पड़ेगा। उनको प्रॉपर एक जगह देना पड़ेगा और एक प्रॉपर उनको सोर्स ऑफ इनकम भी देना पड़ेगा, ताकि वे अपने जीवन को जी सकते हैं। सो ये रहा हम लोग का पूरा नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरीके का इन्वायरमेंटल मूवमेंट है जो चिपको मूवमेंट के बाद जो है स्टार्ट हुआ। चिपको मूवमेंट तो मेनली पेड़
और वनस्पतियों को बचाने के लिए किया गया था। लेकिन यहाँ पे था कि रिवर और रिवर के आसपास के जितने भी जो फॉरेस्ट एरिया है, जितने भी जो नेचुरल रिच एरिया है, रिसोर्सेस रिच एरिया है, उसको भी बचाने के लिए, और डैम्स बनने से डिस्ट्रक्शन होगा, डैम्स बनने से डिस्प्लेसमेंट होगा। और कैसा डिस्प्लेसमेंट? फोर्स डिस्प्लेसमेंट, यानी जबरदस्ती लोगों को जो है इस जगह को छोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा था। इसके लेकर जो है यहाँ के लोग क्या किए, इसका विरोध करते हैं, राइट। इसका एक फायदा ये होता है कि आगे के जितने भी प्रोजेक्ट होता है, सरकार को ये समझ में आ जाता है कि भैया जंगल से उतना छेड़छाड़ नहीं करना होगा, नहीं तो लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे, मूवमेंट करेंगे।